नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बता दें कि चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच ने यह आदेश दिया कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए वहीं 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश ने एक छोटे से मेयर इलेक्शन का मामला सुना। चंडीगढ़ की आबादी 14.5 लाख है। लोग जानते भी नहीं होंगे कि चंडीगढ़ के अंदर कोई मेयर 1 साल के लिए बनाया जाता है। इस छोटे से चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी धोखा देते हुए, झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी करते हुए कैमरे पे पकड़ी गई। और आज आईना किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है कि आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी की। 13 वोट आम आदमी पार्टी के, 7 वोट कांग्रेस के, यानी कि 20 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट को मिले थे। 15 वोट बीजेपी के थे, 1 उनके एमपी, तो 16 वोट उनको मिले थे। 20 वोट वाला जाहिर बात है जीतेगा, मगर उनके कार्यकर्ता अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने खुद कैमरे पर अपनी कलम से 8 आम आदमी पार्टी के वोटों को इनवैलिडेट किया, निशान लगा लगा के उनको खराब किया। कैमरे में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, अगर झूठ बोलोगे तो प्रोसिक्यूट करेंगे। उसके बावजूद झूठ बोला, कोर्ट के सामने झूठ बोला कि मैं पहले से डिफेस्ड बैलेट पेपर्स को निशान लगा के चिन्हित कर रहा था, और वो झूठ आज कोर्ट में पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और मैं इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है
कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पट्टारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। बता दें कि जहां सीएम योगी ने कहा कि 66 सालों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि को बदला है, आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। सुनिए उन्होंने और कुछ क्या कहा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एफटीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था, 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, एलजी है, पेप्सिको है, नायरा एनर्जी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हायर है, आइकिया है। ऐसे 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज कार्य कर रही हैं, सफलतापूर्वक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अपना आयोजित किया था, इसमें 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के एक नए संकेत करते थे। लेकिन उनके सामने चैलेंज था और उस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए आज जब हम लोगों ने ये पॉलिसी दी है, तो इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने लैंड सब्सिडी के लिए, कैपिटल सब्सिडी के लिए, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी हम लोगों ने जो छूट दी है, यह फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए यूपी एक नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। यूपी आज इस दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ किया है। खासतौर पर हम लोग देखते हैं कि पहले यहां पे शासन के और विभागों के मकड़ जाल में फाइल उलझ जाती थी। आज सिंगल विंडोज पोर्टल के लिए निवेश मित्र पोर्टल आपकी सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनिटरिंग के लिए आज उत्तर प्रदेश का निवेश सारथी पोर्टल अपने निवेशकों की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। आज यूपी के अंदर सफलतापूर्वक निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान करने के लिए हम लोगों ने इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया है। और इस दृष्टि से मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश अपने निवेशकों के हितों को पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है। एफडीआई से संबंधित जो कॉन्क्लेव है, यह अपने उन सभी एफडीआई और फॉर्चून 500 जो कंपनियां हैं उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जहां लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। बता दें कि लिस्ट में बदायूं से शिवपाल यादव का नाम है, तो वहीं करेना से इकरा हसन और बरेली से प्रवीण सिंह एरना को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया। यूपी की सियासत से हलचल मचने वाली एक खबर सामने आई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के घर के बहुत बड़ी खबर है। ये आज राजा भैया से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मिले और उनके साथ लंच किया। दरअसल ये मुलाकात राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए अपील की गई। बता दें कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं। आपको ये बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से विधायक हैं। विनोद सरोज बाबागंज यानी प्रतापगढ़ से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों विधायकों से राज्यसभा चुनाव में समर्थन मांगा है। बता दें कि राजा भैया पूर्व में 2 बार सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या सपा का सहयोग देंगे राजा भैया या फिर राज्यसभा चुनाव में होगा एक बड़ा खेला। सूत्रों का यह दावा है कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटों पर यह बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से ये मिले। हालांकि अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पिछले करीबन 3 दशक से कुंडा से निर्दलीय चुनाव जीत रहे राजा भैया ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था। साथ ही साल 2022 का चुनाव कुंडा विधायक के जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से टिकट पर लड़ा गया। राजा भैया ने इस पार्टी के अध्यक्षता भी की है। बता दें कि यूपी विधानसभा में फिलहाल 2 विधायक इस पार्टी में हैं। एक खुद विधायक राजा भैया हैं और दूसरे विधायक विनोद सोनकर हैं। वह राज्य में बाबाजीगंज विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
दिल्ली के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 674वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। वहीं इसका आयोजन रघुप्रिय राहुल सलाहकार समिति गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। बता दें कि इस आयोजन में हजारों लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वरिष्ठ अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सदस्य बोर्ड एवं चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर संत नारायण जटिया और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहे। संघ द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण के ये हर वर्ष भारतीय बौद्ध संघ मनाता है और इस वर्ष भी मना रहा है। लेकिन अब की बार हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि सामाजिक समरसता के माध्यम से जो मीरा जी संत गुरु रविदास जी को मीरा जी ने बुलाया चित्तौड़, और संत गुरु रविदास जी जब चित्तौड़ जाने लगे तो दिल्ली में उन्होंने विश्राम किया था, और मीरा जी के कहने पर चित्तौड़ जब गए तो संत रविदास जी की वहाँ देहांत हो गई। हम लोगों ने आज यहाँ से 51,000 संविधान बांटेंगे और संत गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर मीरा चली सतगुरु के धाम पूरे देश में एक रथ निकलेगा, जो 14 अप्रैल 2024 को दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा। जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व में ही आयोजित किया गया है और संतों के बारे में हमारा देश, उनके उपदेशों के बारे में हमारा देश एक संस्कार ग्रहण करता है। तो एक तरह से यह आयोजन संतों से प्राप्त उपदेशों को संस्कार मान करके अपने आप में जीवन में उतार करके उस आदर्शों को जीने के लिए एक प्रेरणा का कारण है। निश्चित रूप से जिस वक्त सदगुरु रविदास रहे होंगे और उस वक्त जहाँ सिकंदर लोदी का साम्राज्य हुआ करता था, उस समय में हिंदू धर्म के प्रति जो आघात हुए और उनको रोकने के लिए संतों ने ही इस प्रकार की सारी बातों को लोगों के मन में एक विश्वास पैदा किया, और उस दृष्टि से आज जो हिंदुस्तान दिखाई देता है वो उसी का परिणाम है। तो आज की इन परिस्थितियों में भी हम अपने और संस्कारों को न भूलें, इसलिए सदगुरु रविदास और ऐसे सभी संत जो उस समय रहे होंगे भक्ति काल के, और जिसको मैंने कहा है कि उस समय नामदेव संत हुए, और ये सब संत ऐसे थे जिनको कि जाति के कारण से कोई बड़ा सम्मान उस समय नहीं दिया जाता रहा होगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में खत्म होने की स्थिति है। बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचातानी चल रही है। कहा तो यह भी जा सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूट भी सकता है। इसी पर सपा सांसद डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। पल्लवी पटेल जी मेरी बहन जैसी हैं, बहुत सम्मान है मेरे हृदय में उनके लिए। और समाजवादी पार्टी के सिंबल से पल्लवी पटेल जी लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि पल्लवी पटेल की जो माता जी हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जीते और वो भी सदन तक पहुंचे विधानसभा, लेकिन वो अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ी और पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ी और वो सदन तक पहुंची। उन्हें खुशी है और आगे भी इस तरह की कोई बात होगी तो हम पूरा समर्थन करेंगे पल्लवी पटेल। ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी जानते हैं कि किसान पूरे जो हिंदुस्तान का परेशान है और इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान निकल के बाहर आ रहे हैं
और उसमें असलों का इस्तेमाल हो रहा है, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह के सोनिक हम लोग सुनने में आया है कि वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि उनकी हियरिंग एड जा सकती है, मतलब सुनने की शक्ति और क्षमता जो हो सकती है उसको नुकसान पहुंच सकता है। मीडिया वालों को हमने देखा है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टोपी लगा के, हेलमेट लगा के वहाँ पहुंचे, लेकिन हमारा जो किसान है जो सड़कों में बैठा हुआ है दिल्ली के, वो बिना किसी इस तरह के यंत्र पहने बैठा हुआ लगातार घायल हो रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। 2000 जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे तब 3 कानून वापस लिए गए थे और यह सरकार ऐसी ही है, चुनाव के हिसाब से अपने फैसले करती आई है, करती रहेगी। पुलिस भर्ती भी जो निकाली है आज, तो आप जानते हैं उसमें भी कितनी धांधली हुई है, पेपर पहले से लीक हो गया है। तो सरकार इस तरह जब इलेक्शंस आएंगे इस तरह के मुद्दे लेकर आएंगे। और आपने जो कल लिस्ट जारी हुई है, आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बात भी कहनी चाहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, हम अग्निवीर की क्या व्यवस्था लेके आए हैं युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम खाद इतनी महंगी क्यों कर रहे हैं, हम खाद में चोरी क्यों कर रहे हैं, हम मवेशियों जो आवारा पशु हैं उनका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लोगों को ये बात भी कहनी चाहिए, इस बात को नहीं कहना चाहिए कि 80 में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।